जी, नमस्कार। मैं एम्स से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी गुड मॉर्निंग। फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाइए ताकि हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमएसएन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लाइक ऑन्कोलॉजी आपको थंबनेल के अकॉर्डिंग पता लग गया होगा कि इसके अंदर ऑन्कोलॉजी की बातें करेंगे कि ऑन्कोलॉजी के अंदर कौन-कौन से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और ऑन्कोलॉजी की क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ऑन्कोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, देखो ऑन्कोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो नॉटसेट के लेवल पे काम करता है और जो एग्ज़ाम है, जो एम्स है, वो नॉटसेट के लेवल पे पूछता है। ठीक है बच्चों, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रामायण हमें नहीं पढ़नी है, हमें इसके अंदर पीएचडी या फिर हमें टीचर नहीं बनना है। तो हमें शॉर्ट टॉपिक पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, ठीक है बच्चों? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? तो आज का जो टॉपिक है, बिल्कुल आपको एक फ्रेश कॉफ़ी लेनी है या नए पन्ने से शुरुआत करनी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ताकि आप जब नॉटसेट 7 के अंदर बैठो या नॉटसेट मेंस के अंदर बैठ रहे हो, जो भी बच्चा मेंस दे रहा है, जो नॉटसेट 7 के अंदर बैठेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम पूरी ऑन्कोलॉजी से कम नहीं मानो तो 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चंस। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं ऑन्कोलॉजी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, वो हम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में शुरुआत करेंगे। हम एक ब्रीफ डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, रिलैक्स होके बैठ जाएँ। किसी भी प्रकार की कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हो जाती हैं, किसी का प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हताश नहीं होना है उसको। क्या पता उसके लिए और भी बेटर लिखा हो। ठीक है बच्चों? चलिए, अगर आप गलतियों से सीख लेते हैं, आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो क्या है? अगर आप गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियाँ आपके लिए सीढ़ी हैं। अगर आपने गलतियों से सीखा है, गलतियाँ कर कर के आप सीख रहे हो, देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो जो स्टूडेंट है वो खुद गलती करता है और सीखता है, ठीक है? तो उसके लिए वो सीढ़ी बन जाती है, ठीक है बच्चों? उसके लिए वो सीढ़ी बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है कि इस बंदे ने जो गलती करी है वो मैं नहीं करूँगा, तो वो उसके लिए सक्सेस बन जाती है। आगे बात समझ में? तो जल्दी सक्सेस लेने के लिए आपको दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया और मुझे क्या नहीं करना है। ठीक है? कि इन्होंने क्या किया और मुझे क्या नहीं करना है कि जिससे मैं ये गलती बार-बार नहीं दोहराऊँ। ठीक है बच्चों? आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी कोचिंग से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। या तो आपका जो नोट्स है, आपका सिलेक्शन होने का आप काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि सर 2 या 3 साल हो गए हैं, हमारा तो 2-3 साल से हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन हमारा पेपर ही नहीं होता है। ठीक है? तो या तो उसमें 2 कमी हो सकती है, या तो आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? और या फिर जो आपकी पढ़ाई है वो लो है। तो आपको कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट अपनी पढ़ाई के अंदर करना पड़ेगा, अपने नोट्स के अंदर करना पड़ेगा ताकि आपको एक मंज़िल मिल सके, एक दिशा मिल सके। आगे बात सच में हताश नहीं होना है, जिस चीज़ के लिए आप आए हो उस चीज़ में बने रहो क्योंकि मैं एक मानता हूँ कि एक बच्चे का फ़ोन आया था जिसकी 70 परसेंटाइल आई थी। वो जनरल कैटेगरी से है, जिसकी 70 परसेंटाइल आई थी। 70 मैं तो ये कहता हूँ कि आप 70 परसेंटाइल तक तो पहुँच चुके हो बच्चों। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 परसेंटाइल की ज़रूरत है, 20 परसेंटाइल मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको 70 की ज़रूरत नहीं है, 70 तो आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो इस चीज़ को व्यर्थ ना जाने दें, इस चीज़ को गलत ना होने दें और 20 परसेंटाइल के लिए मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। चलें, आज की जो क्लास में हम बात करेंगे काफ़ी ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है? कोई चीज़ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर फिर भी नहीं आती है तो हमारे सपोर्टेड नंबर्स दिए होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आपको कॉल, मैसेज कर सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए, ऑन्कोलॉजी एक प्यारी-सी हेडिंग डालेंगे ऑन्कोलॉजी। देखो बच्चों, ऑन्कोलॉजी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पढ़ने वाले के लिए, नहीं पढ़ने के वाले के लिए बोरिंग है, ठीक है? क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि ये बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग इस टॉपिक को बनाऊँगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, आप कहोगे कि सर ऑन्कोलॉजी ही समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? चलिए, ऑन्को देखो, ऑन्कोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना होता है, एक तो होता है ऑन्को, एक तो है बच्चों ऑन्को। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर या ट्यूमर। या तो होता है कैंसर या होता है ट्यूमर, ठीक है? लॉजी का मतलब होता है लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी, आप सभी को पता है।
तो इस चीज को जब हमने तोड़ा तो हमने क्या देखा बच्चों कि सर हमने देखा कि स्टडी ऑफ द कैंसर या ट्यूमर की स्टडी करना या कैंसर की स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है कि सर ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है भैया। अब अब क्या करना है देखिए, अब इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बना के देता हूं। क्या है? इट इज द मेडिकल ब्रांच, इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ऐसे लिखेंगे, ब्रांच ऑफ medical science that deal with the study and treatment of cancer, ट्यूमर और नियोप्लास्ट। इन तीनों चीजों के बारे में स्टडी करना, ट्रीटमेंट की स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है बच्चों? एक ऑन्कोलॉजी कहलाती है। ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है कि मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है ऑन्कोलॉजी, जो कि डील करती है हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर, हमारे नियोप्लाज्म के ऊपर, हमारे ट्यूबर के ऊपर जो स्टडी होती है उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस मेडिकल साइंस को हम क्या कहते हैं? उस मेडिकल साइंस को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पे 3 चीज़ों का मतलब पता लगाना चाहिए कि सर कैंसर क्या होता है? आपने लिख दिया कि कैंसर क्या है, ठीक है? आपने लिखा कि सर ट्यूमर क्या है? हमें नहीं पता। कि सर आपने लिखा नियोप्लाज़्म क्या है? तो नियोप्लाज़्म के बारे में हम बताएँगे आपको, ठीक है? तीनों चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे ताकि तीनों चीज़ों का मतलब जो है आपको समझ में आ जाए। कहीं न कहीं तीनों चीज़ों का मतलब जो है वो सेम निकल के आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहली टर्म आई है कैंसर, कि कैंसर क्या है? सबसे पहली जो टर्म है बच्चों वो क्या है? कैंसर। अब देखो कैंसर क्या है? कैंसर के बारे में आपको पता लगना चाहिए। कैंसर एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। कहाँ से लिया है? कि सर ग्रीक वर्ड होता है, ऐसे लिखेंगे, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। कहाँ से लिया है बच्चों इसको? कि सर ग्रीक वर्ड से लिया है। अब ग्रीक वर्ड से लिया है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है क्रैब। और क्रैब का हिंदी का मतलब होता है केकड़ा। आप सभी गांव से हो तो आपने देखा होगा केकड़ा कैसा होता है। कि सर केकड़े के चारों तरफ हाथ पैर होते हैं, वो चारों दिशाओं में मूव कर सकता है, वो सभी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। अगर उसको इधर जाना है तो ये नहीं घूम के आना पड़ेगा, नहीं, वो उधर के पैरों से चला जाएगा, इधर जाना है तो उधर के पैरों से चला जाएगा। आगे बात समझ में? केकड़ा आप सभी ने देखा होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि कैंसर क्या है, कि कैंसर को डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है केकड़ा। और केकड़ा क्या कर सकता है? that can move in all directions, that can move in the all directions as well as cancer। कि कैंसर की तरह ये क्या कर सकता है? चारों दिशाओं में फैल सकता है। या कैंसर जो है वो केकड़े की तरह होता है, केकड़े की तरह होता है कि अगर एक आदमी को हो जाता है तो वो चारों दिशाओं में बॉडी के चारों ऑर्गन्स की तरफ, बॉडी के सारे ऑर्गन्स की तरफ फैल सकता है। इसीलिए इसको यहाँ पे केकड़े से क्या किया गया है? तोला गया है, केकड़े से इसको समान बताया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतना ही आपको समझना है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस ये बात समझ में आनी चाहिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है आपके। मैंने बताया कि कैंसर क्या है, कि सर कैंसर को हमने डिराइव किया है कहाँ से? कि सर ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड का मतलब क्या था? कि सर क्रैब है। और क्रैब का मतलब कि दैट कैन मूव इन द ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में मूव कर सकता है, एज वेल एज द कैंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, कैंसर के बारे में बात खत्म हो गई है। अब हम बात करते हैं हमारे नियोप्लाज्म के अंदर। अब नियोप्लाज्म के अंदर दो बातें यहाँ पे बताई गई है। देखो, एक तो बताया गया है नियो, एक होता है प्लाज्म। दो चीजें बताई गई हैं, एक होता है नियो, एक होती है प्लाज्म। अब मैं नियो की बात करता हूँ। नियो का मतलब होता है नया। देखो, नियो का मतलब होता है नया, प्लाज्म का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है? प्लाज्म का मतलब होता है ग्रोथ और नियो का मतलब होता है नया। तो नई ग्रोथ का होना क्या कहलाता है? नियोप्लाज्म कहलाता है। नई ग्रोथ का होना नियोप्लाज्म कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिखेंगे कि आल्सो कॉल्ड
न्यू ग्रोथ, कि इसको हम न्यू ग्रोथ के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसकी प्यारी सी डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईज़ी है। इट इज़ डिफाइंड एज़, ये डेफिनिशंस कभी एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन मैं आपको इनको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो आप कभी इनको 2 महीने के बाद पढ़ो, 3 महीने के बाद पढ़ो, तो आपको ईज़िली इसकी लैंग्वेज जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों? आप बार-बार वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने एक बार भी देख ली बहुत सफिशिएंट है। अगर ठंडे दिमाग से आपने एक बार देखी है ना, तो 100% कह रहा हूँ कोई बच्चा भूल नहीं पाएगा इस वीडियो को। ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं कि आल्सो कॉल्ड न्यू ग्रोथ, हमने इसको बोला। इट इज़ डिफाइंड एज़, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? इट इज़ डिफाइंड एज़ abnormal growth, it is defined as abnormal growth of tissue which is exceed and uncontrolled या uncoordinated, which is exceed का मतलब बहुत ज्यादा, और जो कि कैसी है, अनकोऑर्डिनेटेड है। अनकोऑर्डिनेटेड का मतलब समझते हो कि उसको कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो लगातार बढ़े जा रही है, किसी भी दिशा में बढ़े जा रही है, उसका कोई कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नहीं है। अनकोऑर्डिनेटेड with that of normal tissue, एक नॉर्मल टिश्यू के साथ ही लेके उसको क्या कर रही है, वो बढ़े जा रही है, अपनी नई सेल्स बना रही है। एक चीज और बता देता हूँ आपको कि दैट ग्रोथ परसिस्ट आफ्टर, दैट ग्रोथ, ये जो ग्रोथ होती है न्यूप्लाज्म की, ये परसिस्ट रहती है आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। आपने उस नई ग्रोथ की सेल को बाहर निकाल दिया है, उस कैंसर सेल को आपने बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी भी वो क्या है, वहां पे परसिस्ट है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब इतना सा है कि दैट परसिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ, दैट ग्रोथ इज परसिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई कॉल्ड नियोप्लास्ट। इसी को हम क्या बोलेंगे कि सर इसी को हम नियोप्लास्ट बोल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने देखा कैंसर का मतलब आपको पता लगा, आपने नियोप्लाज्म का मतलब देखा। अब हम बात करते हैं ट्यूमर के बारे में। ठीक है बच्चों, 3 चीजें हमें यहाँ पूछी गई थी, तो ट्यूमर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो ट्यूमर का सिंपल सा मतलब ये है कि क्या होता है, आप सभी को पता होगा। ट्यूमर का मतलब होता है किसी भी टिश्यू का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना, अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होना, क्या कहलाता है? ट्यूमर कहलाता है। आगे बात समझ में, तो क्या लिखेंगे? एन abnormal growth of, एन abnormal growth of body tissues, कि एन abnormal growth of body tissues, बॉडी टिश्यूज की abnormal तरीके से ग्रोथ हो जाना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, कि एक सेल का दो नहीं बनना, कि भैया एक से 100 सेल का निर्माण होना, 100 से 1000 का निर्माण होना, इस तरह से क्या होता है, इसके ग्रोथ देखने को मिलती है कैंसर सेल्स की। ध्यान रखना इस चीज को। कभी भी ऐसा नहीं है 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये नॉर्मल फिनोमिना होता है। आगे बात समझ में? भाई आप सभी को पता है कि नॉर्मल क्या होता है कि सर 1 से 2 बनेगी और 2 से 4 बनेगी, ऐसा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 1 से 100 बन गई, 100 से 1000 बन गई, 1000 से 10,000 बन गई, ऐसे तरीके से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। आगे बात सुनते हैं। तो एन अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यूज की अबनॉर्मल ग्रोथ होना क्या कहलाता है? ट्यूमर कहलाता है। ठीक है। अब ट्यूमर जो होता है 2 तरह का होता है, तो इट मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। आई बात समझ में? 2 तरीके की ग्रोथ होती है, या तो बिनाइन होगी या मैलिग्नेंट होगी। अब बिनाइन और मैलिग्नेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। देखो बिनाइन और मैलिग्नेंट 2 तरह की चीजें होती हैं। ट्यूमर जो होता है 2 टाइप्स होते हैं। समझ में आई बात? 2 टाइप किसके हैं कि ट्यूमर, ट्यूमर के 2 टाइप होते हैं, एक होती है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट।
अब बच्चों इनको समझना बहुत ईज़ी है, इनको समझना बहुत ईज़ी है, सभी को पता होगा 100% लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। काफ़ी बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो विनाइन का मतलब क्या है? देखो विनाइन का मतलब होता है कि ऐसी सेल ऐसा कैंसर जो फ़ायदेमंद है, लेस हार्म है। फ़ायदेमंद का मतलब वो ठीक हो सकता है, जिसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, जो ट्रीटमेंट लेके ठीक कर सकते हैं, लोकल एरिया में मिलता है। बिनाइन का मतलब होता है जो लोकल एरिया के अंदर मिलता है। सपोज़ दैट एक कैंसर सेल है, ठीक है? एक कैंसर सेल है जिसके ऊपर एक कैप्सूल बना हुआ है, जिसके ऊपर एक कैप्सूल बना हुआ है, मतलब कि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बनी हुई है, कैप्सूल के अंदर है। वो क्या काम करेगी? वो दूसरी सेल को इन्वेड नहीं करेगी, दूसरी सेल को इन्वॉल्व नहीं करेगी अपने अंदर। इसीलिए क्या कर सकते हैं, एक लोकल एरिया में रहेगी, उसकी सेल को हम पहचान सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट जो है प्रोग्नोसिस इसलिए होता है कि अगर जैसे सपोज़ दैट कहीं पे कैंसर हो जाता है किसी टिश्यूज़ का, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं कैंसर सेल को और ठीक हो जाता है। ऐसा होता है बिनाइन के अंदर। अब मैलिग्नेंट की बात करूँ तो मैलिग्नेंट के अंदर कैंसर सेल के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, कैप्सूल नहीं होता है और कैप्सूल नहीं होने की वजह से वो क्या करती है, स्प्रेड करने की एबिलिटी रखती है, फैलने की क्षमता रखती है, बॉडी के अंदर फैलने की क्षमता रखती है, मेटास्टेसिस रखती है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाना क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। अब जब फैल जाएगी तो वो कौन-सी कंडीशन हो जाएगी बच्चों की हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी। होगी या नहीं होगी कि सर बिल्कुल हो जाएगी कि उसमें तो हार्म देखने को मिलेगा, कि उसमें तो हमें हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी और हार्मफुल कंडीशन जो होती है वो मैलिग्नेंसी के अंदर देखने को मिलती है। मतलब कि ये डेंजर तरह का कैंसर होता है, इसको ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी है लेकिन इसमें बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है। आगे बात समझ में, इसका जो प्रोग्नोसिस है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रोग्नोसिस पुअर है, कि आपने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाए। आगे बात समझ में? जैसे आपने सुना होगा कि सर ओरल कैंसर हो गया। ओरल कैंसर जो होता है, जैसे ओरल कैंसर का मतलब ओरल कैविटी के अंदर ही होगा। उसको हम निकाल के मेटास्टेसिस नहीं हुआ है तो उसको निकाल के मतलब बाहर निकाल देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है, सर्वाइव करता है। अब मैलिग्नेंसी के अंदर क्या होगा कि ओरल से जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्रेन लीवर में फैल गया, तो उन चीज़ों को अब ये तो है नहीं कि ब्रेन हम लीवर को निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो उन चीज़ों को हम निकाल नहीं सकते हैं, अगर मैलिग्नेंट कैंसर है तो उनको नहीं निकाल सकते। आगे बात समझ में? अब इसको कैसे याद रखेंगे? मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब होता है एम आ रहा है मतलब कि मार देने वाला कैंसर। मैलिग्नेंट का मतलब होता है मार देने वाला कैंसर और बिनाइन का मतलब होता है बुरा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने याद किया था, इस तरह से आप भी याद कर सकते हो कि मार देने वाला कैंसर जो होता है वो कैसा होता है, मैलिग्नेंट तरीके का होता है। अब इनके अंदर हम दो बातें लिखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे कि लेस हार्मफुल होता है, ठीक है, लेस हार्मफुल होता है और ये कैसा होता है, मोर हार्मफुल या डेंजरस होता है, या और डेंजरस, ठीक है, मोर हार्मफुल या डेंजरस कंडीशन में देखने को मिलता है। दूसरी बात मैं आपसे करूंगा यहाँ पे, ये कैसा होता है बच्चों, कैप्सुलेटेड होता है। कैप्सुलेटेड का मतलब एक कैप्सूल के अंदर बंद होने वाला होता है। ये कैसा होता है कि अनकैप्सुलेटेड होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज एक थैली के अंदर बंद है, अगर कोई सड़ा आम आपने पेटी के अंदर डायरेक्टली रख दिया तो वो और सारे जितने भी आम बचे हुए हैं उनको सड़ा देगा। अगर आपने उसको सेपरेट रखा है, एक थैली के अंदर बंद करके रखा है, प्लास्टिक की पॉलिथीन के अंदर बंद करके रखा है, तो वो उनको कम प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर एक क्या आ गया है, कवरिंग आ गई है, कैप्सूल आ गया है, इसीलिए कम प्रोबेबिलिटी होती है किसको अ, कि वो सड़ाने की प्रवृत्ति कम कर दे। आगे बात समझ में? तो कुछ इसी प्रकार से भी यहाँ पे बात की गई है कि कैप्सुलेटेड होता है और ये अनकैप्सुलेटेड होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बेनाइन और मेलिन के ऊपर, डिफरेंशिएशंस आपसे पूछे जाते हैं, फोर्थ ईयर के अंदर भी आता है, हमारे थर्ड ईयर के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना है और वैसे ही एग्जाम के अंदर लिखना है। तो मैंने बताया कैप्सुलेटेड होता है, अनकैप्सुलेटेड होता है। नंबर तीसरी बात मैं आपसे बताता हूँ कि नो मेटास्टेसिस प्रेजेंट। मेटास्टेसिस, नो मेटास्टेसिस, इसके अंदर क्या होता है कि
नॉन मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है, ऐसे लिख देंगे। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। मेटास्टेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि एक जगह से कैंसर सेल का उठ के दूसरी जगह पे चले जाना और वहां पे कैंसर सेल तब्दील कर देना, उसका मतलब होता है मेटास्टेसिस। ठीक है। अगर मैंने ये पेन यहाँ से उठा के इधर रख दिया तो इसका मतलब मेटास्टेसिस मूवमेंट, जस्ट मूवमेंट। क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब जस्ट हो गया मूवमेंट, कि मूवमेंट आप कैसे कर रहे हो, उसका मतलब होता है मेटास्टेटिस। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर क्या होता है, बिनाइन के अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सेल जो है वो फैलती नहीं है, वो अपने लोकल एरिया में प्रेजेंट रहती है और कम हार्मफुल होती है, कैप्सुलेटेड होती है। ठीक है। नंबर चौथा, कि सेल इज डिफरेंशिएटेड। सेल इज डिफरेंशिएटेड मतलब कि सेल की जो साइज होगी, सेल की जो शेप होगी, उसको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, उसकी फीचर्स को आप जान पाओगे। लेकिन इसके अंदर कैसी होगी, कि सेल इज अनडिफरेंशिएटेड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है। सेल इज अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है बच्चों, सेल की साइज में आपको बताता हूँ कि जैसे कि सेल एक प्रॉपर वे में होगी। ठीक है, ऐसी सेल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कैसी होगी, अनडिफरेंशिएटेड। कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी। इस तरह से जो सेल का साइज होगा, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उसको। आगे बात समझ में? चलिए, अब बात करते हैं कि सर पांचवा पॉइंट, प्रोग्नोसिस कैसा होता है। प्रोग्नोसिस इज गुड। और इसमें कैसा होता है बच्चों, पुअर प्रोग्नोसिस। पुअर प्रोग्नोसिस होता है। आगे बात समझ में? मैंने आपको क्या बताया कि सर प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपने ट्रीटमेंट लिया और आप ठीक हो गए, तो वो अच्छा प्रोग्नोसिस हो गया। अगर आपने ट्रीटमेंट लिया और आप ठीक नहीं हुए, तो उसका मतलब वो गलत प्रोग्नोसिस हो गया, वो अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है, वो पुअर प्रोग्नोसिस है। आगे बात समझ में? तो बस यही चीज़ों को समझते रहें, यही चीज़ों को पढ़ते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बात समझ में? चलिए, और बात करते हैं आपसे। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अब जो सवाल पूछा गया है कि मेटा स्टेटस क्या होता है, मेटा स्टेटस में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा अगर कैंसर होता है तो कौन सी साइज, कौन सी साइट के अंदर वो फैलता है, उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी पढ़ने वाले हैं बच्चों, मेटा स्टेटस। मेटास्टेसिस, कि मेटास्टेसिस क्या है। ठीक है। अब मेटास्टेसिस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेटास्टेसिस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है, कि मूवमेंट होता है, कि सर एक जगह से दूसरी जगह फैलने की प्रवृत्ति रखती है। तो इसके अंदर जो प्यारी सी डेफिनेशन है, एक शॉर्ट डेफिनेशन है, उसके बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ कि मूवमेंट या ट्रांसफर, मूवमेंट या ट्रांसफर ऑफ नियोप्लाज्म और कैंसर सेल फ्रॉम वन प्लेस या साइट टू अनदर प्लेस और साइट, कि भैया एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाना। मैं आपसे बात करूं कि अगर अगर आपकी जो आपके जो कैंसर सेल है वो लीवर से निकल के कहाँ चली गई है, आपके ब्रेन के अंदर चली गई है, आपके लंग्स के अंदर चली गई है, उसका मतलब होता है मेटास्टेसिस। उसका मतलब होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, उसका मतलब होता है मेटास्टेसिस। आगे बात समझ में? सिंपल है, सिंपल चीजें हैं। चलिए, अब मैंने आपको मेटास्टेसिस के बारे में बताया, लेकिन मेटास्टेसिस होने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो अब उनको हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे। उससे भी पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता देता हूँ कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज कैसे कैसे आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखेंगे हम।
एक चीज होती है कार्सिनोमा, मेटासिस के बारे में आपने देखा। एक होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब क्या होता है? एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है सार्कोमा। अगर जो कैंसर सेल, अगर जो कैंसर एपिथेलियल सेल से हुआ है तो उसका मतलब होता है कार्सिनोमा। अगर कनेक्टिव टिश्यूज से हुआ है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। सिंपल है। अगर कैंसर कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है कि सर अगर कैंसर जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, हमारी एपिथेलियल टिश्यूज से हुआ है, तो इसका मतलब होता है बच्चों कार्सिनोमा। उसको कहते हैं कार्सिनोमा। और सार्कोमा क्या होता है कि अगर मसल्स से डिराइव हुआ है या फिर कनेक्टेड टिश्यूज से डिराइव हुआ है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। आगे बात समझ में, एक डेफिनेशन के अंदर, एक लाइन के अंदर ये भी लिख देंगे कि कार्सिनोमा क्या होता है कि कैंसर विच आर originated from epithelial टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से अगर डराइव हुआ है, एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूं, जैसे कि हम बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू ऑफ जीआईटी, एपिथेलियल टिश्यू ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, और लंग्स की बात करें, और हम ब्रेस्ट की बात करें, तो इन इनकी अगर एपिथेलियल टिश्यूज से होता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। ध्यान रखना इस चीज का, एपिथेलियल टिश्यूज से अगर कोई चीज डेवलप हो रही है, कैंसर सेल डेवलप हो रही है, तो उसको हमने बोला है कार्सिनोमा। और एक होता है बच्चों सार्कोमा, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कार सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सार्कोमा का सिंपल सा मतलब होता है कि कैंसर विच इज derived from, कहाँ से हुआ है? कैंसर विच इज derived from, कहाँ से हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? derived from connective tissues, connective tissue और muscles, मसल्स। अगर वो कनेक्टिव टिश्यूज से हुआ है या मस्कुलरिस लेयर से हुआ है या मसल से हुआ है, तो उसकी बात हम कर सकते हैं कि उसको कह सकते हैं सार्कोमा। अब कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूं कि बाया ब्लड, कि अगर ब्लड कैंसर है, कनेक्टिव टिश्यू से डराइव हुआ है, ब्लड कैंसर है, या बोन का कैंसर है, या मसल से डराइव हुआ है, तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, क्या कह सकते हैं कि सर उस कंडीशन को हम कह सकते हैं हमारी उसको कहेंगे सारकोमा। आगे बात समझ में, इन दोनों चीजों के बारे में मतलब समझ में आ गया? क्या इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया? मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं कि सर एक होता है सार्कोमा, एक होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो होता है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू से डिराइव होता है, और सार्कोमा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से डिराइव होता है, उसको कहते हैं सार्कोमा। चलिए, आपने सुना होगा कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कि भैया कार्सिनोजेंस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कार्सिनोजेंस का मतलब होता है जो कार्सिनोमा करवाने में मदद करते हैं। कार्सिनोमा का मतलब क्या हुआ कि एक तरह का एपिथेलियल टिश्यूज का कैंसर होता है। ठीक है, कार्सिनोजन का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे फैक्टर जो क्या काम करवाते हैं, जो हमेशा क्या काम करवाते हैं, कैंसर को पनपाते हैं या कैंसर को डेवलप करवाते हैं, उस कंडीशंस को, उस फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं। आगे बात समझ में, लिखेंगे यहाँ पे, दैट फैक्टर कैन कॉज कैंसर, दैट फैक्टर कैन कॉज कैंसर। एग्जाम्पल की बात करूं तो कैसा होता है, कैसा हो सकता है कि कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, कोई
केमिकल फैक्टर हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है और स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्ट्रेसर्स भी हो सकते हैं और ये सारे जो फैक्टर्स हैं बच्चों वो कैसे आते हैं, हमारे कार्सिनोजेंस के अंदर आते हैं। आगे बात समझ में, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आपको सिर्फ ये समझना है। देखो अभी हमारी ऑन्कोलॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं ऑन्कोलॉजी के अंदर। जब हम ऑन्कोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, लंग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, लीवर कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, कोलन कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों में जो वर्ड्स यूज़ होंगे, बार-बार मैं आपसे ये नहीं समझाऊँगा कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, ठीक है? इन चीज़ों को समझना ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई हैं, इसीलिए आपको इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात समझ में? तो कार्सिनोजेंस का मतलब आपको समझना है, कार्सिनोजेंस का मतलब मैंने आपको बताया, ऐसे फैक्टर जो कैंसर कॉज़ करते हैं, उनको कहते हैं कार्सिनोजेंस। आगे बात समझ में? चलिए। और क्या कौन-कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कि सर, एक होती है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के बारे में सबने सुना होगा, पढ़ा होगा हाइपरट्रॉफी क्या होती है कि ठीक है, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है, एक होती है हाइपरप्लेजिया। देखो 2 कंडीशंस में हमेशा बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन आपका जो कन्फ्यूज़न है वो आज हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अगर बच्चों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो 100% आपकी सक्सेस हो जाती है। आपके यही तो बात है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया इतनी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हाइपरट्रॉफी क्या होती है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है। अब देखो आजकल जो चल रहा है वो क्रिकेट का ज़माना चल रहा है, आईपीएल का ज़माना चल रहा है। चल रहा है, नहीं चल रहा है? कि सर जो आईपीएल में जो हमारा भारत और जो भी हमारी टीम है, वो जीत के लाते हैं, आईपीएल ट्रॉफी जो जीत के लाते हैं, तो आईपीएल जो ट्रॉफी होती है बच्चों वो बड़ी साइज़ में होती है। ट्रॉफी जो होती है वो बिग साइज़ की होती है। होती है नहीं होती है? कि सर ट्रॉफी एक बड़ी साइज़ की होती है, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि सेल का साइज़ भी इसके अंदर बड़ा होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों कि इसके अंदर सेल का साइज़ बड़ा होगा, इसके अंदर सेल के काउंट नहीं बढ़ेंगे। आगे बात समझ में, एक के अंदर सेल के काउंट बढ़ते हैं, एक के अंदर सेल की साइज़ बढ़ती है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब कि सर सेल की साइज़ का बढ़ जाना। कि सर सेल की साइज का बढ़ जाना हम क्या कहलाएंगे, सर हाइपरट्रॉफी कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पे हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है कि इंक्रीज सेल साइज। क्या लिखेंगे बच्चों, इंक्रीज इन सेल साइज, कि सेल की साइज का बढ़ जाना क्या कहलाता है, हाइपरट्रॉफी कहलाती है। आगे बात समझ में, और इसके अंदर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इंक्रीज सेल्स काउंट। आई बात समझ में? अब जब सेल की काउंट बढ़ेगी तभी तो क्या होगा, वो ग्रोथ करेगी, मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ करेगी और बड़ी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी है? तो हमें क्या करना है कि सर हाइपरप्लेजिया क्या होता है कि सेल्स की काउंट का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया कहलाता है। और अगर साइज की बात करेंगे, ओवरऑल की साइज बढ़ा हुआ है तो उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। एक ही साइज का अगर एक ही सेल जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। अगर छोटी छोटी सेल्स क्या करती हैं, ग्रो करती है मतलब नंबर ऑफ सेल्स में अपने काउंट्स बढ़ाती हैं, उसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया। सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल बातें हैं, ठीक है बच्चों। एक होती है एट्रॉफी। एट्रॉफी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, एट्रॉफी का मतलब होता है डिक्रीज साइज ऑफ ऑर्गन या टिश्यू। डिक्रीज द साइज मतलब एट्रॉफी का मतलब सिकुड़ जाना, जो फैल रहा है। ट्रॉफी का मतलब होता है बड़ा हो जाना, एट्रॉफी का मतलब होता है सिकुड़ जाना। सिंपल बात है। एट्रॉफी का मतलब बड़ा होना, सॉरी, हाइपरट्रॉफी का मतलब बड़ा होना, और
एट्रोफी का मतलब सिकुड़ जाना। देखो हाइपर का मतलब, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हाइपर का मतलब होता है बड़ा, हाइपर, ठीक है, उसी चीज की बात कर रहे हैं। एट्रोफी का मतलब है सिकुड़ जाना। तो ड्यू टू क्या होता है कि सेल या ऑर्गन की साइज जो है सिकुड़ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू क्यों होती है? ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ सेल, कि नंबर ऑफ सेल जो है वो कम हो जाती हैं, इसीलिए क्या होता है, एट्रोपी हमें देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगली टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं कि सर मेटाप्लेजिया क्या होता है। मेटाप्लेजिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सर मेटाप्लेजिया क्या होता है। मेटाप्लेजिया का मतलब सिंपल सी बात है कि मेटाप्लेजिया क्या होती है, प्री कैंसरस कंडीशन होती है, प्री कैंसरस स्टेज होती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज होती है कि चेंजेस या कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल, कि एक टाइप की सेल जो है वो कंप्लीट किस में चेंज हो गई है, दूसरे टाइप की सेल के अंदर चेंज हो गई है, उसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अंदर शेप एंड साइज की बात होती है, सिंपल सिंपल सी बात है। अगर कोई सेल ऐसी है, अगर कोई सेल राउंड है तो वो कैसी हो जाएगी, चौकोर हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, चौकोर हो जाएगी। उसी कंडीशन को हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। समझ में आ गया बात? मैंने क्या कहा कि चेंजेस या कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल, अनदर टाइप ऑफ सेल। आगे बात समझ में? सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया के अंदर बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं, लेकिन अभी उनको हम नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ अभी क्या चीजें पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर, इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर। कैंसर की इनिशियल स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसिया, उसको कहते हैं बच्चों हम डिस्प्लेसिया। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल इन साइज एंड शेप चेंजेस। इसके अंदर क्या होता है कि अबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है सेल की साइज के अंदर और शेप के अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं कि सेल की साइज पहले ये थी, अब डिस्प्लेसिया होने के कारण कैसी हो जाएगी बच्चों, वो उसकी कोई उसकी कोई शेप या साइज नहीं रहेगी और बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी कोई शेप या साइज नहीं रहेगी और वो बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? लेकिन इसके अंदर क्या होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उसके फीचर्स को पहचान सकते हैं, हम उसके फीचर्स की काउंटिंग कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर लिखेंगे कि वी कैन आइडेंटिफाई द सेल, कि सेल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह की सेल है। आगे बात समझ में? डिस्प्लेसिया का सिंपल सा मतलब होता है कि अबनॉर्मल डेवलपमेंट होना किसी भी सेल का, सेल की साइज के अंदर से, सेल की ग्रोथ के अंदर। आगे बात समझ में? चलिए तीसरी चीज होती है एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया हुआ हमारा, मेटाप्लेसिया हो गया, डिस्प्लेसिया हो गया। एनाप्लेसिया के बारे में बात करते हैं कि एनाप्लेसिया क्या होता है। देखो एनाप्लेसिया भी सिंपल सी चीज होती है। इसमें क्या होता है
कि लैक ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है, लैक ऑफ डिग्री डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है, लैक ऑफ डिग्री डिफरेंशिएशन, मतलब कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई सेल फीचर्स, कि भैया सेल के फीचर्स को हम नहीं पहचान सकते हैं, ये एनाप्लेजिया वाली कंडीशन हो गई है। और डिस्प्लेसिया के अंदर क्या होता है कि वी कैन आइडेंटिफाई द सेल फीचर्स, कि इसके अंदर हम सेल की फीचर्स को पहचान सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटाप्लीजिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कि एक सेल की एक टाइप ऑफ सेल दूसरी टाइप में सेल चेंज हो गई है, उसको बोलती है मेटाप्लेजिया। अगर शेप एंड साइज भी इतना चेंज होती है तो उसको कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसिया। और अगर उसका हम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन पता नहीं लगा पाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनाप्लीजिया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गया है मेरे प्यारे लाल लालियों? मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। चलिए, आज की क्लास में हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो मेटा स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे कि मेटा स्टेटस क्या है। ठीक है बच्चों, कि मेटा स्टेटस के बारे में छोटा सा टॉपिक है। मेटा स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से आता है। चलिए, अब एक हेडिंग डालेंगे मेटा स्टेटस। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया है, मेटास्टेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि ट्रांसफर होना। क्या लिखेंगे बच्चों इसके अंदर? ट्रांसफर ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको कहते हैं हम मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस जो होता है वो तीन मेथड से होता है। इसके जो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ मेटास्टेसिस, इसकी जो मेटास्टेसिस के टाइप्स होते हैं वो दो तीन तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है बाय ब्लड। अगर कोई मेटास्टेसिस जो कैंसर सेल अगर ब्लड के अंदर जाके और पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है उसको कहते हैं मेटास्टेसिस बाय द ब्लड। अगर कोई लिम्फ के द्वारा होता है बाया लिम्फ, लिम्फ एक फ्लूइड होता है, बाया लिम्फ के द्वारा होता है, या फिर इन्फिल्ट्रेशन के कारण होता है, या फिर हम कह सकते हैं शीडिंग, लोकल शीडिंग के द्वारा होता है। लोकल शीडिंग के द्वारा, शीडिंग का मतलब होता है कि छेद करके घुस जाना, शीडिंग का मतलब होता है कि छेद करके घुस जाना, या इन्फिल्ट्रेशन का दोनों का मतलब ही सेम होता है। आगे बात समझ में? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई मेटास्टेसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है बच्चों। आपका जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्लड के द्वारा कैसे होता है, इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा कैसे होता है, या फिर लिम्फ के द्वारा कैसे होता है। पूछा जा सकता है आपसे, तो सिर्फ क्या पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ या टाइप्स ऑफ मेटास्टेसिस, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है मेरे प्यारे लाल लालियों? तो आपको बताना है ब्लड। आगे बात समझ में? और फास्टेस्ट जो हमारा फास्टेस्ट रूट भी होता है ना, वो यही होता है। कौन सा होता है? फास्टेस्ट। दोनों ही आंसर जो है वो सेम होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेटास्टेसिस का फास्टेस्ट रूट कौन सा होता है तो आपको बताना है ब्लड बताना है। और जो हमारा मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो भी ब्लड ही होता है। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की कि मोस्ट ससेप्टिबल
मेथड टू अर्ली मेटास्टेसिस। अगर आपको ये वर्ड दिखता है कि मोस्ट ससेप्टिबल वाला, तो आपको क्या बताना है भैया, कि आपको बताना है लिम्फ, कि लिम्फ के द्वारा ससेप्टिबल मेथड होता है लिम्फ वाला। आगे बात समझ में। तो आपको दोनों क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि बायो इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कि बाय इन्फिल्ट्रेशन कैसे होता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कैसे भी करके। ठीक है बच्चों, ये इन्फिल्ट्रेशन से पूछा जा सकता है। तो इन्फिल्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। कैसे होता है देखो, क्या होता है कि ट्यूमर जो सेल होती है, ट्यूमर सेल हैविंग क्या रखती है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है उसके पास। क्या होता है कि सर हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है ट्यूमर सेल के पास। क्या होता है कि सिर्फ बाय द आइडेंटिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा कैसे होता है कि ट्यूमर सेल के पास एक क्या होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। और वो क्या करता है, कि क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जो कि क्या करता है कि विच ब्रेक द कोलेजन, जो हमारी सेल्स के ऊपर पाया जाता है, कोलेजन को ब्रेक करता है और क्या करता है, इनफिल्ट्रेट करता है, इनफिल्ट्रेट द अदर ऑर्गन। क्या करता है, इनफिल्ट्रेट करता है अदर ऑर्गन के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि इनफिल्ट्रेशन के द्वारा कैसे जाता है, तो आपको सिंपल बताना है कि ट्यूमर सेल के अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, कोलेजन को ब्रेक करता है, अदर सेल को ब्रेक करता है और उसके अंदर घुसने की प्रवृत्ति रखता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए दूसरी बात यहाँ पे करते हैं। एक नोट मैं आपको लिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है नोट के अंदर, कि क्या बनता है कि नियोप्लाज्म जो होते हैं, नियोप्लाज्म या कैंसर सेल इज पुअरली या वीकली, पुअरली या वीकली अटैच टू द, पुअरली या वीकली अटैच टू द, किसके साथ, कि नियोप्लाज्म या कैंसर सेल इज पुअरली या वीकली अटैच टू द, किसके साथ होती है, कि टू द अदर सेल। क्यों होती है भैया, अब क्वेश्चन बनता है क्यों। मैंने आपको बताया कि जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं, वो दूसरी सेल से जब कनेक्ट होती हैं तो पुअरली तरीके से होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती हैं। क्यों होती है ऐसा, तो क्यों होती है आपको बताना है कि ड्यू टू लेस कैल्शियम कंटेंट, ड्यू टू लेस कैल्शियम कंटेंट की वजह से क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी होती है, कि कम देखने को मिलती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? मैंने आपको क्या बताया कि ड्यू टू द लेस कैल्शियम कंटेंट की वजह से क्या देखने को मिलता है, कि भैया ये कनेक्टेड नहीं होती है एक दूसरे से, बहुत पुअरली अटैच होती है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। चलिए अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस, तो क्या बोलेंगे आप मेरे प्यारे लाल लालियों, तो आपको बोलना है, सिंपल सी बात होती है, लंग्स। कि लंग्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन साइट के अंदर पूछे जाते हैं, कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस। क्योंकि क्यों बोला गया है, क्योंकि हर तरह का हमारा जितना भी हमारे तरीके में कैंसर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे मेटास्टेसिस होते हैं, कहाँ रुकते हैं, वो लंग्स के अंदर जाके रुकते हैं, और तभी पेशेंट की डेथ होती है। आगे बात समझ में। चलिए, तो हमने बताया कि सर मोस्ट कॉमन साइट होती है हमारी लंग्स होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कौन सा वाला, कि लंग्स
अगर लंग कैंसर किसी को है, लंग कैंसर स्प्रेड मोस्टली, तो लंग कैंसर स्प्रेड कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको बता देना है, हमारे हमारे कहाँ होता है? लीवर और ब्रेन के अंदर। लीवर और ब्रेन के अंदर कहाँ होता है? लंग कैंसर स्प्रेड होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सर ब्रेस्ट कैंसर कहाँ स्प्रेड होता है, कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट लेना आप। अगर ब्रेस्ट कैंसर की मैं आपसे बात करूँ तो ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो आपको बताना है कि सर लंग्स के अंदर होगा, हमारी बोन के अंदर होगा। बोन कौन सी होंगी बच्चों? रिप्स होंगी। जो हमारी रिप्स होती हैं, ब्रेस्ट के पास में जो बोन्स होती हैं, उसको बोलते हैं रिप्स बोन। आगे बात समझ में? तो बोन्स के अंदर देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलेगा? लीवर के अंदर देखने को मिलेगा और ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? चलिए, अब तीसरी बात मैं आपसे करता हूँ कि सर अगर किसी को ब्रेन का कैंसर हो जाता है, कि अगर ब्रेन का कैंसर हो जाता है तो वो कहाँ स्प्रेड होता है, तो उसको बोलना है कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही जाके चला जाता है। आगे बात समझ में? कि ब्रेन का ट्यूमर ब्रेन के अंदर ही रह जाता है, वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, और जब भी पेशेंट के अंदर ब्रेन के अंदर फैलता है तो ब्रेन डेड हो जाता है पेशेंट। पता है आप सभी को? नहीं है कि सर बहुत बढ़िया। कि अगर किसी को सर्वाइकल का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो सर्वाइकल कैंसर के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस देखी जाती हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? तो आपको बताना है कि सर इसके अंदर एक तो आपको यूट्रस के अंदर देखने को मिलता है। सर्वाइकल जो कैंसर, सर्विक्स का जो कैंसर होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है आपको? यूट्रस के अंदर फैलता है, हमारी ओवरी के अंदर फैलता है, और हमारे लिम्फ नोड के अंदर फैलने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सर्वाइकल का मतलब जो हमारी सर्विक्स का कैंसर होता है, हमारे यूट्रस का जो कैंसर होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है आपको बच्चों? कि सर हमें यूट्रस, ओवरी और लिम्फ नोड के अंदर देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में? और कौन-कौन से कैंसर्स होते हैं? एक होता है टेस्टिक्युलर कैंसर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। टेस्टिकुलर जो कैंसर होता है, टेस्टिस का जो कैंसर होता है, वो कहाँ स्प्रेड होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको बताना है कि सर एक तो हमारा लंग्स के अंदर चला जाता है, हमारी बोन के अंदर जाता है, और हमारे ब्लैडर के अंदर चला जाता है, और हमारे प्रोस्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक चीज़ और लिखनी है यहाँ पे कि सर जो हमारा प्रोस्टेट का कैंसर होता है, हमारा जो कोलोन कैंसर होता है, या कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं इसको, कोलोरेक्टल, कि सर कोलोरेक्टल कैंसर किसे बोलते हैं? कि सर कोलोरेक्टल बोल सकते हैं या कोलोन का कैंसर बोल सकते हैं। कि उसके अंदर कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको आंख बंद करके जवाब देना है लीवर। कि सर इसका जो कैंसर होता है एकमात्र एक ही जगह पे फैलता है, जिसका नाम होता है लीवर। और एक कंडीशन और होती है, प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है, कि सर जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो कहाँ फैलने का काम करता है? कि सर आपको बताना है, प्रोस्टेट जो कैंसर होता है वो हमारे बोन के अंदर फैलता है, हमारे स्पाइन के अंदर फैलता है, ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर फैलता है, हमारे लीवर के अंदर चला जाता है, और हमारी किडनी के अंदर चला जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ों को ध्यान देना है, सिंपल चीज़ें ही पढ़नी है, और हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आगे बात समझ में? तो आज की जो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो एक टर्मिनोलॉजीज बेस्ड हैं। यहाँ से 100% एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि यही बेसिक होता है किसका? ऑन्कोलॉजी का। यही बेसिक होता है ऑन्कोलॉजी का, इस बात को समझ लेना आप। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी प्रकार पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे,
और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करने से आपका एक फ़ायदा होगा कि ज्ञान जो होता है ना बच्चों, वो ज्ञान जो होता है वो बाँटने से बढ़ता है हमेशा, कम नहीं होता है। तो आप अपने दोस्तों को बताओगे तो हमें भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा क्योंकि कहीं न कहीं ऊपर वाला उस चीज़ को देखता रहता है कि आप किस पॉजिटिव वे में काम कर रहे हो, किस लोगों की हेल्प कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्योंकि कंटेंट जो है बच्चों को एकदम सटीक है। यहाँ से 100% क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर।